Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture number 42 in the basics of industrial engineering. So, in the previous series of the lectures, we started this chapter which is about the waste management, and this is the chapter number 8 from your GTU syllabus. And before we are continuing in these lectures, we just recap the what we have discussed in the previous series of the lectures. So in the previous series of the lectures, we try to discuss the basic things about the waste management. So in the waste management, we try to just understand the basic introductions about the waste management, what is happening in the waste management, and what kind of the waste are generated in the industries. And basically, this is the our last few lecture which is remaining in this lectures. After this completing this lectures, only one lecture is taken on tomorrow. This is the last lectures from your the series of the lecture series. Because after taking the tomorrow's lecture, your syllabus will be completed of the basics of industrial engineering, and as per the GTU's guideline, there are the 45 lectures, and we are just completing the 42 lectures before it. So let's start the furthermore discussions on the waste management. So what is happening in the waste management? So whenever we are try to discuss about the waste management, we just go through the three basic terms which is used in the waste management, which is about the obsolete, surplus, and the scraps items. So the industrial waste and the scrap, which is consist of a spoiled raw materials, rejected components, defective parts, which is another waste from the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर किन किन चीज़ों जो है उनका कंसिडरेशन या फिर किन चीज़ों को गिना जाता है. तो बेसिकली आपके पास जो भी ख़राब हो चुका ऐसा मटेरियल है, रिजेक्टेड आपके कोई कंपोनेंट्स है, डिफेक्टिव पार्ट्स है, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो भी एक तरीके का वेस्ट जनरेट होता है, ऐसा वेस्ट हो, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर स्क्रैप में जो है वो कंसिस्ट होता है, विच इज़ इन्वॉल्व्स सम कॉमर्शियल वैल्यूज़. इसके कुछ ना कुछ जो है एक तरीके की कॉमर्शियल वैल्यूज़ जो है वो होती हैं. दे शुड बी disposed of periodically, and the proper credit of the amount should be taken in the books of the accounts. तो इन सारी चीज़ों का जो है वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एक डिस्पोजल्स पीरियोडिक टाइम पे जो है वो होना चाहिए, और इस प्रॉपर काइंड ऑफ द डिस्पोजल से जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट बुक्स के अंदर जो है वो क्रेडिट होती है. क्योंकि आप जो भी स्क्रैप जो है वो आप जिस भी मटेरियल का होगा तो वो आप बेचोगे, तो उससे जो भी अमाउंट जो है जनरेट होगा, तो आपका जो भी इंडस्ट्रियल लॉस है उस लॉस के अगेंस्ट में आप उस चीज़ को काउंट कर सकते हो. हैंस द वेस्ट मैनेजमेंट इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द ऑपरेशंस. तो यहाँ पे हमारे डिस्कशन करने के पीछे का जो भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वही है, क्योंकि हम लोग पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ रहे थे. तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर हमने इस बार लास्ट चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट क्यों कंसिडर किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारा वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, और उस वेस्ट जो है वो एक तरीके का एज एन ऑपरेशन इंजीनियर्स और एज एन प्रोडक्शन इंजीनियर उस चीज़ को, उस वेस्ट को मैनेज करना, दैट इज़ अ बिग इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दी इंजीनियर्स. तो वो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत एक बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है. तो वेस्ट इज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री कैटेगरीज. द फर्स्ट विच इज़ एब्सोलेट्स, थर्ड सेकेंड विच इज़ द सरप्लस, एंड थर्ड विच इज़ द स्क्रैप्स आइटम. तो यहाँ पे आपके पास जो भी वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जनरेट होता है, उस वेस्ट को हम लोग
3 कैटेगरीज के अंदर इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो पहला कैटेगरी हो गया आपका एब्सोल्यूट, दूसरा कैटेगरी हो गया आपका सरप्लस, तीसरा कैटेगरी हो गया आपका स्क्रैप आइटम। तो इन 3 चीज़ों को जो है वो हमें पहले समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इन तीनों चीज़ों को जो है वो हम एक अच्छी तरह से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में कौन सी आइटम जो है वो एब्सोल्यूट आइटम्स में गिना जाएगा, कौन सा आइटम जो है वो सरप्लस आइटम में गिना जाएगा, कौन सा आइटम्स जो है वो स्क्रैप के कंसिडरेशंस में गिना जाएगा। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स अबाउट द एब्सोल्यूट्स। So there are those material and equipments which are not damaged and which have the economical worth but which are no longer useful for the company's operations owing to many reasons such as a change in the production line, processes, materials and so on। तो ये absolute जो है ये ऐसे मटेरियल्स हैं या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो एक तरीके से पूरी तरह से डैमेज हो चुके ऐसे मटेरियल्स या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। इसका कुछ ना कुछ जो है वो इकोनॉमिकल वर्थ है, पर आपके लिए जो है ये ऐसे इक्विपमेंट या मटेरियल जो आपके अभी के हिसाब से, अभी के ऑपरेशंस, अभी के आप प्रोडक्ट के हिसाब से ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं है। क्यों यूज़फुल नहीं है? तो कि रीज़न ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन लाइन में जो है वो चेंजेस हो चुके होंगे, प्रोसेसेस आपकी चेंज हो चुकी होगी, मटेरियल आपके चेंज हो गए। तो इस हिसाब से आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स पड़े होंगे पुराने, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स पड़े होंगे जो अब प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ नहीं हो सकते हैं। पूरा प्रोडक्शन लाइन चेंज हो चुका है। तो ऐसी प्रोसेस जो ऐसा इक्विपमेंट उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या लगा कि 2 ऑपरेशन एक साथ कर देता होगा, तो आपने वो एक्वायर कर लिया होगा। तो ऐसे आपके पास जो इक्विपमेंट्स या फिर मटेरियल्स पड़े हैं जिसका जो एक तरीके से इसका एक इकोनॉमिकल वर्थ है, पर वो अभी के लिए जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो सारी आइटम को एब्सोल्यूट्स आइटम्स के तौर पे गिना जाएगा। सेकेंड विच इज़ द सरप्लस आइटम। नाउ व्हाट इज अबाउट द सरप्लस आइटम? दिस आर दोज मटेरियल्स and equipments which have no immediate use but have accumulated due to the faulty plannings, forecastings and the purchasings. However, they have a usage value in the futures. ये सरप्लस मटेरियल जो है वो ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं कि जिसका अभी इमीडिएट तौर पे यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होने वाला है अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोसेस के हिसाब से। ये किस तरीके से यहाँ पे पहुँच चुके हैं? तो जैसे कुछ गलत प्लानिंग कर दिया, कुछ गलत फोरकास्टिंग कर दिया, राइट, गलत कुछ चीज़ हम लोग परचेज़ करके आ गए, इस हिसाब से ऐसे आइटम्स यहाँ पे एक्यूमुल हो चुके थे और अभी के लिए जो है वो हमारे पास ऐसा इसके लिए कुछ इमीडिएट यूज़ नहीं है, पर फ्यूचर में इसका यूज़ हो सकता है। इस हिसाब से जो हम गिन रहे हैं विच इज़ काउंटेड एज ए सरप्लस आइटम्स। इज इट क्लियर? Now the third, which is about the scrap. Now what is about the scrap? So it is defined as the process wastage. ये एक तरीके का प्रोसेस का जो है वो एक वेस्टेज है। जैसे टर्निंग के अंदर वेस्टेज क्रिएट होता है, बोरिंग के अंदर वेस्टेज होता है, स्क्रूज, फ्लैशेज, ये जो हम जो भी लेथ ऑपरेशंस करते हैं, मिलिंग ऑपरेशंस करते हैं, तो इसके अंदर जो मटेरियल वेस्टेज क्रिएट होता है, तो एक ये तरीके का वेस्ट ही है, इसका कोई एंड यूज़ नहीं हो सकता। ये जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, राइट, उसको आप किसी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को जो सिर्फ जो है वो स्क्रैप में गिना जाएगा। दे मे हैव एंड यूज़ विद इन द प्लांट विच इज़ हैविंग द कॉमर्शियल वैल्यू। वो सिर्फ जो है सिर्फ बेच के कॉमर्शियल वैल्यू जो है वो जनरेट की जा सकते हैं। हैंस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ पीरियोडिकली। तो ऐसी चीज़ों को जो है आपको पीरियोडिकली इसको डिस्पोज्ड कर देना चाहिए। ऐसे क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये तीनों तरीके के जो एक वेस्ट की कैटेगरीज है, उस वेस्ट की कैटेगरीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे जो है वो डिस्कशंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द रीजंस ऑफ द जनरेशंस एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द एब्सोल्यूट
सरप्लस एंड स्क्रैप आइटम। क्या एक रीज़न हो सकते हैं इसके जनरेशन्स के और एक्यूमुलेशंस के, तो वो रीज़न जो है हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ये तीनों के लिए, एब्सोल्यूट्स के लिए है, स्क्रैप्स के लिए है और सरप्लस के लिए है। The following are the reasons for the generations and the accumulations of the absolute, surplus and the scraps items. The first reason which is about the changes in the product design. प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा कि उसके बाद आपका मटेरियल अब आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। सो दिस में इज लीड्स टू सम आइटम विच इज़ गेटिंग इनवैलिड सो फार एज द फाइनल प्रोडक्ट इज कंसर्न्स। तो ऐसी आइटम्स जो है, कुछ ऐसी आइटम्स हो सकते हैं कि जो आपके लिए अभी जो इनवैलिड है, अभी की जो प्रोडक्शन लाइन है उस हिसाब से आपके अभी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस हिसाब से ये जो आइटम्स है, ऐसी कुछ आइटम्स है जो इनवैलिड्स है, कुछ काम नहीं हो सकता इसका। हैंस द एंटायर स्टॉक ऑफ सच आइटम्स विच इज़ द सरप्लस और द एब्सोल्यूट्स। Now the rationalizations. Now what is the meaning of the rationalizations? Some of the raw materials are rationalized so as to minimize the variety and simplify the procurement. काफ़ी सारे रो मटेरियल, कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे रो मटेरियल्स, काफ़ी सारे हमारे पास वेराइटीज़ रहती है, तो हम उन चीज़ों को, उस वेराइटीज़ को जो है, नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ जो है उसको कम करने के लिए या फिर एक तरीके से उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने में और एक तरीके से हमें प्रोक्योरमेंट में एक तरीके से किसी तरीके से दिक्कत ना आए, उस चीज़ के लिए हम ऐसी कोशिश करते हैं उसको रेशनलाइज कर दे या फिर उसको कम कर दे, राइट। The rationalization process is renders some items as the surplus or absolutes. So the rationalization process is renders, इसके अंदर जो है some items as a surplus items or the absolutes items. Now the cannibalizations. Now what is the meaning of the cannibalizations? When a machine is breakdown is occur, जब मशीन का किसी तरीके से ब्रेकडाउन या फिर बंद होता है, sometimes it is rectified using the part of the identical machines which is not is functioning is due to the various reasons. जब भी मशीन्स का ऐसा कुछ ब्रेकडाउन्स होता है तो हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं, जब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से, किस तरीके से, कुछ रीज़न को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसकी वजह से इसका आइडेंटिफाई करते हैं कि मशीन जो है विच इज़ नॉट फंक्शनिंग ड्यू टू द सम रीज़न, इस वजह से कुछ ऐसी वजह है कि मशीन एक तरीके से इस पार्ट की वजह से रीज़न एक तरीके से प्रॉपर इसका फंक्शनिंग्स नहीं हो रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ द कैनिबलाइजेशन इज़ नॉट अनकॉमन इन मैनी प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसे एक तरीके से हम एक रेक्टिफिकेशंस करते हैं इस प्रोजेक्ट, तो इस प्रोसेस को जो है वो कैनिबलाइजेशंस बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो एकदम अनकॉमन चीज़ है। When it is continuous and unchecked, this results in अगर ऐसी प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये प्रोसेस नहीं की जा सकती, नहीं हो रही है, तो विच इज़ रिजल्टिंग एज ए एब्सोल्यूट्स एंड दी स्क्रैप आइटम। तो इस वजह से भी कभी कभी जो है मशीन बंद पड़े रहते हैं और एक तरीके से स्क्रैप्स वगैरह जो है वो जनरेट होते रहते हैं। नाउ द फोर्थ रीज़न of the accumulations which is about the planning and forecasting, faulty plannings and the faulty forecasting. The marketing department is may have projected as a sales forecast. Marketing departments जो होता है वो उनका एक काम रहता है कि किसी सेल को फोरकास्टिंग करें, which is might be in the higher side, वो कभी कभी कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। Any material planning has to be based on the sales forecasting. अब किसी भी मटेरियल का प्लानिंग हम सेल्स फोरकास्टिंग्स के हिसाब से करते हैं
कि उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मार्केट में फोरकास्टिंग करके हमें बताया कि 100 प्रोडक्ट हमें ऐसी बनानी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने मटेरियल मंगवा लिया एंड दिस कॉट बी रिजल्ट इन दी सरप्लस आइटम। अगर उस हिसाब से मटेरियल थोड़ा ज़्यादा मंगवा लिया, मटेरियल अब एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, तो वो एक सरप्लस आइटम के तौर पे आपके पास पड़ा रहेगा। सो इट इज़ अ रॉन्ग इंटेंडिंग by the user department also which is leads to the accumulations। अगर जो यूज़र डिपार्टमेंट है वो उसको सही तरीके से पहचान नहीं पाता है तो भी कभी बार ऐसा मटेरियल जो है वो आपके पास एज ए सरप्लस आइटम के तौर पे जो है वो पड़ा रहता है। नाउ फिफ्थ रीज़न विच इज़ अबाउट द फॉल्टी परचेसेस प्रैक्टिसेस। अब ऐसी कई बार प्रैक्टिसेस हो जाती है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कभी कभी बार हमें ऐसा लगता है कि बार बार ये चीज़ हम लोग क्यों लेने जाए, बाद में भी ज़रूरत रहेगी तो अभी या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी डिस्काउंट एक साथ सपोज़ कि 1000 पीसेस ले लेंगे तो डिस्काउंट में हमें ये चीज़ मिल जाएगी, या फिर ऐसे मशीन की ज़रूरत 2-3 मशीन की ज़रूरत है, हम लोग 5 लेके आए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशंस में ट्रक में ईजी रहेगा, फिर बाद में क्यों 2 लेना। तो ऐसी कुछ रॉन्ग परचेजेज या फिर फॉल्टी परचेज प्रैक्टिसेस हमें पड़ जाती है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो एक तरीके से सरप्लस, स्क्रैप्स या फिर एब्सोल्यूट्स जो है वो जनरेट करती है। नाउ द सब ऑप्टिमाइजिंग डिसीजंस लाइक्स बाइंग इन द बल्क टू टेक केयर ऑफ द डिस्काउंट्स, राइट। डिस्काउंट को हम लोग कुछ बार कंसिडर करते हैं एंड द ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी, कभी कभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स सच एज ए। हम लोग ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, डिस्काउंट ऐसे देखते हैं कि उसकी एक जो हम लोग प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो उसकी एक खुद की एक लाइफ होती है, वो मटेरियल जो है वो कोरोड होके ख़राब हो सकता है या फिर हमारे पास ऐसा स्पेस नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टोरेज स्पेस का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे तो फिर हम इसको क्या करेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स को बिना कंसिडर करे जो है हम लोग ऐसे एक तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो है वो डेवलप कर लेते हैं परचेज की, और वो एक्यूमुलेट होकर सरप्लस और एब्सोल्यूट स्टॉक में जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब द सिक्स्थ रीजन विच इज़ अबाउट द अदर क्लोजेस। मैनी आइटम्स आर हेल्ड as the insurable spares for many years without any consumptions। कुछ आइटम्स ऐसी बिना कंजप्शन के काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसे स्टोर में पड़ी रहती हैं। तो फॉल्टी स्टोर कीपिंग मेथड्स, हमें गलत ऐसी मेथड्स होती है हमारे पास कि स्टोर करने की, विदाउट दी एडिक्वेट प्रिजर्वेशंस, हम लोग उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं कर पाते, लीड्स टू दी स्पॉइलेज, वो एक तरीके से ख़राब होके बिगड़ जाएगी। द इन्फीरियर्स मटेरियल हैंडलिंग, गलत तरीके से हम लोग उस मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं। देन द इनप्रॉपर कोडिफिकेशंस, हम अच्छी तरह से उसको हमें पता नहीं है कि किस तरीके से इसका कोडिफिकेशंस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर इसका यूज़ आए तो हम लोग अच्छे से एकदम जल्दी से उस चीज़ को पहचान पाए। तो हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉपर कोडिफिकेशंस नॉलेज नहीं है। एंड द पुअर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, हम कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गलत मैन्युफैक्चरिंग मेथड का सिलेक्शंस कर लें तो विच इज़ ऑल्सो एज अ रिजल्ट एज ए एब्सोल्यूट, उस तरीके से रिजल्ट के तौर पे हम एब्सोल्यूट सरप्लस और स्क्रैप आइटम जनरेट कर लेते हैं। अ पुअर मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स टूल इज मे रिजल्ट इन द एक्सेसिव टूल्स, एक तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते तो भी वो एक्सेसिव टूल वियर जो है वो हो जाता है। एंड विच इज़ ग्रेटर प्रोसेस स्क्रैप, और वो ज़्यादा जो है वो प्रोसेस स्क्रैप जो है वो जनरेट करता है। सो दीज आर द बेसिक रीजन्स फॉर द जनरेशंस एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द एब्सोलेट स्क्रैप्स एंड द सरप्लस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर विच इज़ अबाउट द स्क्रैप एंड द सरप्लस डिस्पोजल्स or the disposals items. So the term scrap and surplus disposal, which is referred to the disposal of the waste in a systematic and the effective manner. तो ये चीज़ है क्या कि आप जब भी किसी भी सरप्लस और स्क्रैप आइटम का डिस्पोजल करो तो उसके लिए आपके पास एक सिस्टमेटिक और एक इफेक्टिव मैनरिज्म के अंदर उस चीज़ का डिस्पोजल्स होना चाहिए। ऐसे भी फेंक दिया, किसी बेच दिया, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक डिस्पोजल्स का मेथड होना चाहिए विच इज़ रिजल्ट एज ए
हैंडसम रिटर्न्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि एक अच्छी रेवेन्यू जो है वो हम उसको सॉरी उसको बेच के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेवलप कर सकते हैं। एन इफेक्टिव डिस्पोजल which is require a continuous market survey on a prices of the various categories of the scrap which is generated in your plant। इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सर्वे करते रहना चाहिए कि आपके पास जो भी स्क्रैप जनरेट हो रहा है तो उसके मार्केट के अंदर उस चीज़ का उस स्क्रैप का क्या प्राइस चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज नीड्स टू हैव एन कॉन्स्टेंट टच विद द इंडस्ट्रीज विच इज जनरेटिंग अ सिमिलर स्क्रैप। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ऐसी इंडस्ट्रीज़ के कांस्टेंट टच में रहना चाहिए कि जो इस तरीके का सिमिलर स्क्रैप जो है वो जनरेट करते रहते हैं। एंड विद द एंड यूजर्स टू नो द प्राइस ऑफ द वेरियस कैटेगरीज, और उनको जो है वो किस तरीके का कहाँ पे उसको बेच के ज़्यादा जो है वो किस कैटेगरी और किस प्राइस पे उसको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। When a costly scrap such as a copper, aluminum, tungstens are involved, जब ऐसे materials हैं आपके पास, it is imperative that they are segregated as a returns are huge and the price levels are the different। अब इकट्ठे पड़े हैं, जैसे एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, एल्यूमिनियम के हैं, फिर उसके साथ कॉपर के हैं, उसके साथ टंगस्टन के हैं, तो आप सारों एक साथ दे दोगे तो आपको अच्छा जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है आप उसको सेग्रीगेट करके रखें। तो हर एक मटेरियल के जो है अलग अलग स्क्रैप के प्राइस होते हैं। एल्यूमिनियम से ज़्यादा कॉपर का मिलता है, कॉपर से ज़्यादा टंगस्टन्स का मिलता है। तो इस तरीके से एक सेग्रीगेट करते आप उसको पार्ट करके अलग अलग प्राइस लेवल पे अगर उसको बेचोगे तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। हैंस इट इज़ बिकम एन इम्पोर्टेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस टू सेग्रीगेट द स्क्रैप, राइट। ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे हो जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो अपना स्क्रैप जो है वो एक तरीके से सेग्रीगेट करके रखना चाहिए इन द डिफरेंट टाइप्स, सो दैट इट कैन बी रिजल्ट्स इन द ऑप्टिमम यूसेज ऑफ द मटेरियल। इससे एक तरीके से ऑप्टिमम मटेरियल का यूसेज हो सके। ऑल्सो फैच ए हैंडसम रिटर्न्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस, और उसको बेच के जो है वो एक्स्ट्रा को बेच के एक हैंडसम रिटर्न के तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस को मिल सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्रैप्स एंड दी सरप्लस डिस्पोजल्स आइटम्स। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट, उनकी वेस्ट मैनेजमेंट की 3 कैटेगरीज, एब्सोलेट्स, सरप्लस एंड द स्क्रैप्स, उसके रीजंस फॉर द जनरेशंस एंड एक्यूमुलेशंस और द स्क्रैप्स एंड द सरप्लस डिस्पोजल आइटम्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। अगर इस टॉपिक के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.